जैसा कि हमने देखा था स्विच गियर के पिछले लेक्चरों में सर्किट ब्रेकर हमने स्टार्ट किया था और हमने देखा था सर्किट ब्रेकर क्या होता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल। उसके बाद हमने देखा कि आर्क फिनोमिना क्या होता है, कि आर्क कैसे जनरेट होती है और कैसे उसको रिमूव की जाती है। तो सर्किट ब्रेकर में आपने क्या देखा था, सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सर्किट ब्रेकर एक मेकिंग और ब्रेकिंग डिवाइस होता है ऑटोमेटिकली, जो किसी भी फॉल्टी कंडीशन में किसी भी फॉल्टी एरिया को ब्रेक या मेक कर देता है पूरी सर्किट से। तो आज हम उसी में बात करेंगे फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। अगर कोई सर्किट ब्रेकर है तो उसका फॉल्ट को क्लियर करने का में कितना टाइम लेता है। मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि कोई फॉल्ट हुआ है किसी सिस्टम में या किसी सर्किट में, तो उसको सर्किट ब्रेकर कितने टाइम में रिमूव कर देगा। मतलब उस सिस्टम को मेन कनेक्शन से कितना टाइम लेता है उसको रिमूव करने में। तो ए सर्किट ब्रेकर इज रिक्वायर्ड इन द पावर सिस्टम टू गिव रैपिड फॉल्ट क्लियर वंस। आप देख रहे हैं रैपिड फॉल्ट क्लियर मतलब तुरंत उस फॉल्ट को क्लियर करता है पावर किसी पावर सिस्टम में, इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवर करेंट डैमेज टू इक्विपमेंट एंड लॉस ऑफ सिस्टम स्टेबिलिटी। इसी ऑर्डर में यह ओवर करेंट, अगर ओवर करेंट डैमेज जो होता है, कभी कभी करंट ओवर हो जाता है उस कंडीशन में भी डैमेज होता है, तो ओवर करेंट डैमेज और इक्विपमेंट में जो स्टेबिलिटी का लॉस होता है उसको भी ये क्या करता है, अवॉइड करता है। तो सर्किट ब्रेकर का काम आपने देखा ही था, उसी के बारे में थोड़ा बहुत इसमें है कि सर्किट ब्रेकर क्या करता है। ये बहुत ही रैपिडली मतलब फास्टली किसी भी पावर सिस्टम के फॉल्टी पार्ट को क्या करता है, रिमूव कर देता है, क्लियर कर देता है। और उसी ऑर्डर में यह ओवर करेंट कंडीशन में जो हमारा सिस्टम इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है या अपनी स्टेबिलिटी का लॉस कर सकता है उसको भी अवॉइड करता है। तो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम इज सम ऑफ द रिलेइंग टाइम। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या होता है, सम ऑफ द रिलेइंग टाइम एंड ब्रेकिंग इंटरप्टिंग टाइम। मतलब जो रिलेइंग टाइम का मतलब हो गया कि सर्किट ब्रेकर को सिग्नल हमारा हमेशा रिले ही भेजता है। क्यों? क्योंकि रिले एक सेंसिंग डिवाइस होता है और रिले फॉल्ट को, जहाँ भी फॉल्ट आ रहा है उसको सेंस करता है और उसको सेंस करने के बाद वह सर्किट ब्रेकर को एक सिग्नल भेजता है जिससे सर्किट ब्रेकर उस पार्ट को रिमूव करता है। तो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या होता है, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम इज सम होता है किसका, रिलेइंग टाइम का और ब्रेकिंग इंटरप्टिंग टाइम का। रिलेइंग टाइम आप तो समझ में आ गया क्या होता है कि रिले लगी होती है जो फॉल्ट को सेंस करके सिग्नल भेजती है। इतना टाइम रिले लेती है कि अगर ये सपोज कर लो आपका सिस्टम है, यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है तो ये रिले लगी, ये इसको क्या करेगी, सेंस करेगी और सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगी। ये इतना टाइम लेती है। उसके बाद आपका ब्रेकिंग इंटरप्टिंग टाइम मतलब सर्किट ब्रेकर सिग्नल मिलने के बाद जो ब्रेक करता है, जो अपनी सर्किट को ओपन करता है, उसमें जो टाइम लगता है, इन दोनों का योग फॉल्ट क्लियरिंग टाइम कहलाता है। ठीक है, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम इज सम ऑफ द रिलेइंग टाइम एंड ब्रेकर इंटरप्टिंग टाइम। ठीक, तो इसमें रिलेइंग टाइम क्या होता है, रिलेइंग टाइम फ्रॉम फॉल्ट इंसेप्शन टू द क्लोजर ऑफ ट्रिप सर्किट ब्रेकर। वही चीज़ है, मतलब रिलेइंग टाइम क्या होता है, टाइम फ्रॉम फॉल्ट इंसेप्शन, कहीं भी जब कोई फॉल्ट आता है तो उसका इन्फेक्शन करने में और सर्किट को क्लोज करने में जो टाइम रहता है उसी को रिलेइंग टाइम कहते हैं। मतलब रिले जैसे उसको सेंस करेगा और अपनी सर्किट को क्लोज या ओपन करेगा तो वही टाइम आपकी रिलेइंग टाइम कहलाती है। अगर आप फिगर में देखेंगे, विद फिगर देखते हैं तो ये होता है आपका, ये है सपोज करो ये इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट इंस्पेक्शन है, इंस्टेंट ऑफ एनर्जिंग ऑफ टिपिकली ऑफ सर्किट ब्रेकर, इंस्टेंट ऑफ ओपनिंग, इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन है। तो ये चीज़ें हैं, ये एक ही चीज़ें हैं। ये इंसेप्शन है, ये कॉइल ट्रिप किया, यहाँ पे आर्चिंग कांटेक्ट आया, यहाँ पे एक्सटिंक्शन हुआ, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रिले टाइम है, ये ब्रेकर ओपनिंग टाइम है, ये आर्चिंग टाइम है, 3 टाइम होता है। ये पूरा क्या है आपका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा फंक्शन फॉल्ट क्लियरिंग टाइम कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला इसमें होता है इन्फेक्शन, कि कहीं भी फॉल्ट आ रहा है, ये है कहीं भी अगर फॉल्ट आ रहा है तो उसका इंसेप्शन जो करते हैं, ये जैसे कहीं भी फॉल्ट आया तो उसका क्या करना, इंस्पेक्शन करना, उसको सेंस करना। उसके बाद क्या हुआ, कॉइल को ट्रिप करना,
क्योंकि रिले भी कॉइल है तो उसमें जो एनर्जाइंग कॉइल होती है उसको ट्रिप करना, उसके बाद आर्चिंग कॉन्टैक्ट होता है। आर्चिंग कॉन्टैक्ट जिसे हॉर्न भी कहा जाता है, जो इस तरह से कनेक्ट होता है, इसको आर्चिंग कॉन्टैक्ट को ओपन किया जाता है। आर्चिंग कॉन्टैक्ट ओपन होने के बाद वहाँ पे आर्क जनरेट होता है, क्योंकि हाई करंट या हाई वोल्टेज फ्लो करता है। जब उसको आप एक ऑटोमेटिकली उसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ आर्क भी प्रोड्यूस होता है, जिसे चिंगारियाँ कहते हैं, तो वो भी सप्रेस्ड किया जाता है इसमें। तो इन चारों की कंडीशन जो आती है इकट्ठा, वही आपकी फॉल्ट क्लियरिंग टाइम कहलाती है। अब इन चारों में क्या क्या होता है, तो फॉल्ट इन्फेक्शन और ट्रिप कॉइल सर्किट ब्रेकर के बीच के टाइम को रिले टाइम कहते हैं। ट्रिप कॉइल से आर्चिंग कॉन्टैक्ट के ओपनिंग में, मतलब कॉइल ट्रिप की, उसके बाद आर्चिंग कॉन्टैक्ट है वो ओपन हुआ, इसको ब्रेकर ओपनिंग टाइम कहते हैं। और उसके बाद जब हमारा आर्किंग कॉन्टैक्ट जो है ओपन हो रहा है, उस समय हमारी आर्क भी जनरेट हो रही है, तो उसे आर्चिंग टाइम कहते हैं। तो और इन तीनों को मिला के रिले टाइम, ब्रेकर ओपनिंग टाइम और आर्चिंग टाइम को मिला के ब्रेकर इंटरप्शन होता है, और इसी को फॉल्ट क्लियरिंग टाइम भी कहा जाता है। ये देखिए, अब दिखेगा, ठीक है। तो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम किसे कहते हैं, कोई भी सर्किट ब्रेकर फॉल्ट क्लियरिंग टाइम कैसे होता है, तो उसमें कुछ फंक्शन होते हैं, 3 या 4 स्टेप। सबसे पहले क्या होता है, उसमें तो 2 चीज़ें लगी होती हैं, आपने फंक प्रिंसिपल में देखा। रिले लगी होती है जो सेंस करती है, सेंस करके सर्किट को क्लोज या ओपन करके सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजती है और सर्किट ब्रेकर तुरंत ट्रिप कर देता है। तो रिले और सर्किट ब्रेकर के बीच का जो पूरा प्रोसेस है वो ही फॉल्ट क्लियरिंग टाइम कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात, रिलेइंग टाइम क्या होता है, इसमें भी कुछ टाइम होता है। जैसे रिले लगी है हमारी, सपोज करो ये हमारी रिले लगी है, यह सर्किट चल रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे ये फॉल्ट हो गया, ठीक। तो रिले क्या करेगी, सबसे पहले इसको सेंस करेगी, तो वही जो सेंसिंग टाइम है, इस फॉल्ट को जब रिले सेंस कर रही है तो उसी को क्या कहते हैं, फॉल्ट इन्फेक्शन, मतलब फॉल्ट का इन्फेक्शन कर रही है, कहीं भी फॉल्ट आया है। जैसे इसने सेंस कर लिया, यहाँ पे फॉल्ट इन्फेक्शन आया, तुरंत क्या होगा, हमारी ट्रिप कॉइल कर जाएगी, हमारी जो कॉइल है वो ट्रिप कर जाएगी। तो ये आपका रिलेइंग टाइम हो गया, ठीक है। फॉल्ट को का इन्फेक्शन करना या सेंस करना और उसके बाद कॉइल को ट्रिप करना, ये रिलेइंग टाइम हो गया। अब जब कॉइल ट्रिप करेगा तो उसके बाद एक आर्चिंग कॉन्टैक्ट होगा, कॉइल ट्रिप किया और वो आर्चिंग कॉन्टैक्ट पे गया तो उसको ब्रेकर ओपनिंग टाइम कहते हैं। ब्रेकर ओपनिंग टाइम क्या होता है, ब्रेकर ये है, जैसे ये ब्रेकर है तो ये क्लोज है, इसको ओपन कर दो, 1 मिनट, ये आपका ब्रेकर है, ठीक है, ये अभी क्लोज है, इसको ओपन कर दो, तो ये ब्रेकर ओपनिंग टाइम हो जाएगा। तो ट्रिप कॉइल से और आर्चिंग कॉन्टैक्ट के बीच को क्या करते हैं, ब्रेकर ओपनिंग टाइम कहते हैं। उसके बाद हमारा जब आर्चिंग कॉन्टैक्ट ओपन हो रहा है, कॉइल ट्रिप कर गई, उसके बाद हमारा आर्चिंग कॉन्टैक्ट आया, वो ओपन हो रहा है। जब आर्चिंग कॉन्टैक्ट ओपन होगा, सपोज करो ये आर्चिंग कॉन्टैक्ट है, हाई करंट फ्लो कर रहा है, जब ये ओपन होगा, अब ये यहाँ से इधर मूव कर रहा है, ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस होगा इस टाइप से, और वही आर्क जो प्रोड्यूस होगा उसको भी मिनिमाइज करना रहता है। तो आर्चिंग कॉन्टैक्ट की ओपन होने में और उसमें जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके एक्सटेंशन में जो टाइम लगता है उसको आर्चिंग टाइम कहते हैं। तो ये और इन तीनों टाइम को, रिलेइंग टाइम, ब्रेकर ओपनिंग टाइम, आर्चिंग टाइम को जब मिक्स करेंगे तो वो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट को क्या हुआ, यहाँ पे फॉल्ट को ऑब्जर्व किया गया, यहाँ पे उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया। तो यही चीज़ आपकी क्या कहलाती है, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम कहलाती है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ऑफ ए सर्किट ब्रेकर कैसे होता है, रिले, उसके बाद ब्रेकर ओपनिंग एंड देन आर्चिंग। तो द रिलेइंग टाइम फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, द रिलेइंग टाइम ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कैन वेरी फ्रॉम अबाउट 1 साइकिल टू 4 साइकिल, मतलब 1 साइकिल से 4 साइकिल में ये जाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जो हमारा होता है। क्यों, क्योंकि रिले भी कई टाइप्स की होती हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, इंडक्शन रिले है, स्टैटिक रिले है, मतलब रिले में भी कई टाइप्स हैं, कुछ डिफरेंट रिले हैं, हम किस लेवल का रिले यूज कर रहे हैं। उसी तरह सर्किट ब्रेकर भी डिफरेंट टाइप्स का है, तो डिपेंड करता है हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है और उसकी इफ़िशियंसी क्या है, किस इफ़िशियंसी के साथ या किस स्टेबिलिटी के साथ वो फंक्शन को रियलाइज कर रहा है, तो वो अलग चीज़ है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि फॉल्ट क्लियरिंग टाइम में क्या क्या होता है, कि अगर कोई सर्किट ब्रेकर है वो किसी फॉल्ट को क्लियर कर रहा है तो वो कितना टाइम लेता है,
तो वो उतना ही टाइम लेगा जो उसके प्रोसेस में लगता है, उसके अलावा टाइम नहीं लेता है। प्रोसेस में लगने का मतलब हुआ कि उसकी स्टार्टिंग सेंसर उससे उसकी स्टार्टिंग रिलेस होती है, रिले ने फॉल्ट को ऑब्जर्व किया, कॉइल ट्रिप हुई, उसके बाद आर्चिंग कॉन्टेक्ट आपका ओपन हुआ और उसमें जो आर्क जनरेट हुआ वो मिनिमाइज हुआ। तो यही इतना फंक्शन होता है, इसी में जो टाइम लगता है 2-4 सेकेंड वही लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें फॉल्ट क्लियरिंग टाइम होती हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे आर्क वोल्टेज की, कि आर्क वोल्टेज क्या होता है। आर्क वोल्टेज की जो हम बात करते हैं, तो वोल्टेज के द्वारा जो आर्क या जो चिंगारी भी कह सकते हैं उत्पन्न होती है, तो द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्क इज कॉल्ड आर्क वोल्टेज। मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आर्क के अक्रॉस। अब आर्क के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है ये देख लीजिए। सपोज करिए ये आपका एक सिग्नल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे बस बार है, ये आपका 3 फेज सिस्टम है, ये आई यहाँ पे ये आपका बस बार लगा है। बस बार के बाद फिर से यहाँ बस बार से, ठीक, तो यहाँ से एक कॉन्टेक्ट देके ये आई ट्रांसफार्मर पे, ट्रांसफार्मर के बाद ये आउटपुट साइड से गई, ठीक। तो ये एक सिंपल सा सिस्टम है। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे कहा जाएगा कि आर्क वोल्टेज क्या होता है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्क, आर्क के अक्रॉस जब कोई वोल्टेज ड्रॉप होता है तो उसे आर्क वोल्टेज कैसे, जैसे यहाँ पे आपका ये मेन लाइन अटैच की गई बस बार से, फिर वो यहाँ पे आई अटैच की गई। सपोज करिए यहीं पे कहीं हमारा कनेक्शन लूज है, या उस पर कोरोना है, या कार्बन जम गया है, या वहाँ पे नमी है किसी वजह से, यही चीज़ें होती हैं जब हमारा आर्क जनरेट होता है। कनेक्शन स्टूडेंट टाइट नहीं रहता है तब आर्क जनरेट होता है, या वहाँ पे जंग कोई ऐसी चीज़ें हो, कार्बन लगा हो या मॉइस्चर ज़्यादा हो तब आर्क जनरेट होता है। तो सपोज करिए इस पे वही कंडीशन है और यहाँ पे बराबर आर्क जनरेट हो रहा है, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये आपका इस पे आर्क जनरेट हो रहा है। तो जब यहाँ आर्क जनरेट होगा तो एटमॉस्फेयर के साथ क्या करेगा, आयोनाइजेशन करेगा, रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ कुछ गैसेज हैं, तो उसके साथ ये रिएक्शन करेगा, इट मीन्स आयोनाइजेशन होगा यहाँ पे। उस आयोनाइजेशन में वोल्टेज का लॉस होगा। कैसे? जब ये आयोनाइजेशन करेगा तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, उस हीट की वजह से हमारा हीट क्या होगा, एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र होगा, ठीक। हमारा हीट क्या होगा, एटमॉस्फेयर में ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक। रेड कलर आपका मेन सप्लाई जा रहा है, कनेक्शन है। ग्रीन कलर आपको सपोज करो आर्क जनरेट हो रहा है किसी कारण की वजह से, और उसके बाद आपका ये ब्लू कलर दिख रहा है, ये आयोनाइजेशन होने के बाद हीट प्रोड्यूस हो रहा है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर क्या करेगा, हीट को ऑब्जर्व कर लेगा। तो जब हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब यहाँ पे आपका वोल्टेज और करंट का लॉस हो रहा है। जब यहीं पे वोल्टेज का लॉस होता है मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वही आपका क्या कहलाता है, आर्क वोल्टेज, ठीक। द आर्क एज द आर्क पाथ इज प्योरली रेजिस्टिव, पूरा पाथ ये रेजिस्टिव होता है। द आर्क वोल्टेज इज इन फेज विथ द आर्क करेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर्क वोल्टेज इज वेरी लो, तो आर्क वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होता है वो भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, अमाउंटिंग टू ओनली अ फ्यू % ऑफ द रेटेड वोल्टेज। ये बहुत ही माइनर होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप 120 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, आर्क हो रहा तो उस पर इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, माइनर होता है। 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट या 1 ही वोल्ट हो सकता है, माइनर होता है, लेकिन होता है। जो रेटेड वोल्टेज होता है उसके परसेंट का हिसाब जो है बहुत ही माइनर होता है, फ्यू % होता है। 100 में से 2%, 1%, 0.5%, 1.5 ऐसे ही होता है। तो लेकिन होता है। अगर इन फिगर आप देखेंगे तो ये एक आपका है, इसमें आपका दिख रहा है, ये आपकी AC वोल्टेज है जो सप्लाई हो रही है, ठीक, सप्लाई हो रही है। तो आर्क वोल्टेज क्या होगा, आर्क वोल्टेज अगर यहाँ पे हो रहा है, आर्क वोल्टेज हो रहा है तो उसकी सप्लाई क्या होगी, चेंज हो जाएगी। मतलब फंक्शन तो आपको वही रहेगा, लेकिन ये तो इतना जो है वो आपका आर्क वोल्टेज का लॉसेज हो रहा है। तो यहाँ पे ये आर्क वोल्टेज है, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक। तो ये फंक्शन जो कहलाएगा ये लॉस कहलाएगा, हाँ कुछ लॉस हो रहा है। तो इसमें ये फिगर आप जब भी आर्क वोल्टेज लिखिए तो फिगर जरूर बना दीजिएगा। ये आर्क वोल्टेज होता है आपका, ये वाला फंक्शन, सॉरी, ये आपका आर्क वोल्टेज है, ये वाली लाइन, ठीक।
कि आर्क वोल्टेज क्या है, कि जो और की वजह से वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो ये दर्शाता है। ये हमारा शॉर्ट सर्किट करंट दर्शाता है। शॉर्ट सर्किट करंट मतलब ये लाइन नहीं, लाइन तो आपकी मेन है, सिंगल फेज 3 फेज लाइन है जो सप्लाई दिखा रही है कंटिन्यूसली। ये जो गैप हो रहा है ये आपका होता है लॉस, या शॉर्ट सर्किट करंट भी कह सकते हैं, आर्क वोल्टेज की वजह से होने वाला लॉस कह सकते हैं। तो ये लॉसेस को दर्शाते हैं कि लॉसेस किस तरह से हो रहे हैं। तो ये आपका आर्क वोल्टेज होता है। पहले आपने देखा फॉल्ट क्लियरिंग टाइम इन सर्किट ब्रेकर कि रिले टाइम और आर्चिंग टाइम में जो लगता है वही हमारा फॉल्ट क्लियरिंग टाइम होता है। उसके बाद आर्क वोल्टेज आपने देखा कि जब कहीं भी कोई आर्क की वजह से वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा है तो उसको आर्क वोल्टेज कहते हैं। ये प्योरली इसके पास जो होते हैं वो रेजिस्टिव होते हैं, और ये फेज और आर्क वोल्टेज इज इन फेज या फेज में होते हैं विद द आर्क करंट, आर्क करंट के साथ या फेज में होते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट रहेगा तभी आपका लॉस होगा। तो आर्क करंट के साथ ये फेज में होते हैं आर्क वोल्टेज हमेशा, और इनका मैग्नीट्यूड बहुत लो होता है, लेकिन जो रेटेड वोल्टेज होता है उसके अमाउंट में ये फ्यू परसेंटेज में होता है। तो ये आपका आर्क वोल्टेज होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे आर्क इंटरप्शन क्या होता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।